Hello everyone, my name is Manju Saraswat and in this video we will discuss the chapter sectors of Indian economy and the primary, secondary and tertiary sector in India. We will discuss on this topic and we will know about why the tertiary sector is becoming more important and where are most of the people employed. Okay, so now we are starting. So, reasons to stimulate the tertiary sector, we will know about the condition of these three sectors. As you are seeing in this diagram, we are seeing GDP by the primary, secondary and tertiary sector in 1771. जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं एंड 2010 एंड 11 का ये हमारे पास डायग्राम है, रिसेंट नहीं है इसमें। एंड उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम समझते हैं, देखते हैं तो जो करंट कंडीशन है उसमें आप देखेंगे कि जो टर्शरी सेक्टर है वो उसका जीडीपी में ग्रोथ बढ़ा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कैसे बढ़ा है, क्या रीज़न है? चलिए आइए डिस्कस करते हैं। रीजन्स टू स्टिमुलेट द टर्शरी सेक्टर, क्या रीज़न है? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। व्हाट आर द बेसिक सर्विसेज? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, transport, bank, insurance, companies, all these are required for all. And we can consider these services as basic services. As we know, any developing country, the government takes responsibility of these basic services and has to take responsibility for the provision of these basic services. So we can consider these services as basic services and these are increasing, we know, by the time. And second reason, as we are seeing, development of agriculture and industry. As the agriculture and industries are developing, like transport, कोल्ड स्टोरेज, है ना, ऑल दीज आर डेवलपिंग। सो एज रिजल्ट वी कैन सी कि जो टर्शरी सेक्टर में जो शेयर है, टर्शरी सेक्टर का जो जीडीपी में जो शेयर है वो बड़ा है। हायर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, मोर विल बी द डिमांड फॉर टर्शरी सेक्टर सर्विसेज। और जैसे इसमें इंक्रीज़ होता है, ये डेवलप होते हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, तो आप देखेंगे कि जो टर्शरी सेक्टर्स की जो डिमांड है वो ऑब्वियस है कि बढ़ जाएंगे। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करते हैं तो टर्शरी सेक्टर की डिमांड्स भी बढ़ जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट जो रीज़न है टर्शरी सेक्टर के जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होने के पीछे, स्टिमुलेट होने के पीछे क्या रीज़न है? तो जैसे लोगों की इनकम जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है उनकी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, है ना, और जो टूरिज्म, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स एंड बहुत सारी इस तरीके की रेस्टोरेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उनकी सर्विसेज जो हैं, उनकी डिमांड जो हैं, जैसे लोगों की इनकम जो है बढ़ती जा रही है वैसे उनकी ये सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से टर्शरी का जो है जीडीपी में जो शेयर है वो भी बढ़ा है। और अगर हम नेक्स्ट जो रीज़न देखते हैं वो देखते हैं कि रेवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। येस, इन दीज डेज वी आर सीइंग कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसमें जैसे रिवॉल्यूशन आया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है रैपिडली।
So, by the result, as the result, the share of tertiary sector in GDP has increased. And in the last, we are talking about the globalization, as tourism and other services due to the globalization has increased, and by this demands all of tertiary sectors also increased. एंड इन सब के अलावा भी क्या रीज़न है कि इन सब के अलावा भी जो हम देखेंगे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सर्विस सेक्टर है ना इंडिया में, वो डिफरेंट काइंड्स के जो सर्विस सेक्टर हैं, आप देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, है ना, उनको अलग अलग तरीके के लोगों को एम्प्लॉय करता है। जैसे कि जो स्किल्ड लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं, उनके लिए वो आप देखेंगे वो नंबर ऑफ़ पीपल जो है कम है। एट द अदर हैंड देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा संख्या में जो वर्कर्स इंगेज्ड हैं, वो किस तरीके की सर्विसेज में इंगेज्ड हैं, शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन्स हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हैं ना, इस तरीके की सर्विसेज में वो जो है इंगेज्ड हैं, और वो हाईली मतलब बहुत ज़्यादा बेयरली जो है मैनेज कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि जो इस तरीके की उनके पास क्या रीज़न है कि वो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं, इसके बावजूद भी वो जो है इसमें टर्शरी सेक्टर में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, तो ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस, दैट इज़ द रीज़न कि ये जो पार्ट है, ये जो है इसलिए भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि लोगों के पास उनके सर्वाइवल के लिए और कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है वर्क के लिए। सो दैट इज़ द रीज़न दिस टर्शरी सेक्टर इज़ बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। तो वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉयड, तो लोग अगर हम इस एंगल से देखें कि लोग एम्प्लॉयड किस सेक्टर में ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी जो हम पिक देखते हैं उस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, एज यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम। चाहे सिचुएशन पुरानी हो, चाहे सिचुएशन करंट की हो, लेकिन आज भी जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों को जो एंगेज्ड रखे हुए हैं, वो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। एक तो आप इसके पीछे रीज़न भी ये भी कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पर जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर है ना। तो ये भी एक रीज़न तो है ही, लेकिन चलिए साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि और क्या कारण है कि जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। बट लेकिन क्या है कि इतने ज़्यादा लोग कंपैरिजन टू अदर सेक्टर्स अगर हम देखें, तो जब ये एम्प्लॉयमेंट में अपना शेयर ज़्यादा दे रहा है प्राइमरी सेक्टर, लेकिन इसके विपरीत इसकी दूसरी तरफ कंडीशन इसकी ये है कि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा। रीज़न क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। इन कंट्रास्ट टू दिस, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स जो हैं प्रोड्यूस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस देन, यानी कि वो जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेक्टर के ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लोगों को वो कम एम्प्लॉय कर पा रहे हैं। डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम आगे इसका डिस्कस कर लेते हैं कि रीज़न क्या है। चलिए सबसे पहले इस सिचुएशन को देखने के लिए अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ जैसे इंडस्ट्रियल आउटपुट और द production of the goods went up by the more than 9 times during the period. Employment in the industry went up by the around 3 times. The same applies to a tertiary sector as well. तो आप यहाँ पर ये ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो आप देखेंगे कि यहाँ जो है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसकी अगर आप तुलना में अगर ऐसे आप देखें कि जो आउटपुट है, प्रोडक्शन का जो आउटपुट है, गुड्स का जो आउटपुट है ना, वो क्या है, वो बढ़ा है।
ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर जो सिचुएशन देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो लगभग कितनी है कि वो जो है ज़्यादा इसमें अदर सेक्टर्स में वृद्धि नहीं हुई है ना। तो एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स, है ना। द सेम एम्प्लॉयज इन टर्शरी सेक्टर एज वेल, while द प्रोडक्शन इन द सर्विसेज सेक्टर रोज, यानी कि प्रोडक्शन जो है यानी सर्विसेज का जो है वो इंक्रीज हुआ है 14 टाइम, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विसेज रोज अराउंड 5 टाइम्स। सो आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या है इसका, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, है ना। तो जो आधे से ज़्यादा लोग आज भी जो है किस में है, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, मेनली इन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। In contrast to this, secondary or tertiary sector produce 3/4 of the produce, whereas they employ less देन हाफ ऑफ द पीपल, यानी कि कम लोगों को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा दे रहे हैं। तो रीज़न क्या है, यहाँ पर लोग जो है अंडर एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब जो जितने लोग हैं उन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप ये समझ लेते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी पर्सन जो है वो है विलिंग है ना, जो प्रिवेलिंग जो वेजेस हैं उन पर काम करने के लिए, बट लेकिन उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को समझने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि आपको बेटर वे में समझ पाएंगे कि यहाँ पर जो आपकी बुक में है बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, है ना, अंडर एम्प्लॉयड को समझने के लिए। जैसे लक्ष्मी का एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, है ना। तो उसमें क्या है कि वो उसके पास 2 हेक्टेयर्स जो है ज़मीन है, और जो कि केवल किस पर है, उस पर इरिगेशन के लिए रेन पर जो है प्रेसिपिटेशन पर वो डिपेंडेड है। एंड वो 2 टाइप की जो क्रॉप्स है वो उगाती है। तो उसके परिवार के जो सभी सदस्य हैं पूरे साल भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना वो जो है उनके पास कोई और दूसरा जो है अल्टरनेट नहीं है, ये रीज़न है। लेकिन अब देखेंगे वहाँ पर सभी लोग आपको काम करते हुए दिखाई देंगे, है ना। तो जो अभी काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन जो है उसमें प्रोडक्शन में जो है कोई इंक्रीजमेंट नहीं है। यानी कि लोग जो है काम करते हुए दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो अपनी जो उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देखेंगे तो वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं छुपी हुई, यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि अगर वहीं दूसरी तरफ सिचुएशन क्या हो जाती है कि कोई व्यक्ति आकर, कोई भी जो दूसरा लैंडलॉर्ड आकर उसके फैमिली से 2 लोगों को ले जाता है और उनको वर्क एक्स्ट्रा कराता है, तो उससे उसकी फैमिली की एक्स्ट्रा इनकम होती है, जबकि उसकी जो क्रॉप है, जो फसल है, जो छोटा सा लैंड था जिसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, उसके प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसकी अर्निंग बाहर इन्वॉल्वमेंट होने से क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे जो सिचुएशन है, जैसे लक्ष्मी की सिचुएशन है, ऐसे इंडिया में बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनकी सिचुएशन भी इसी टाइप की है। तो ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर इस सेक्टर में छुपा हुआ है। दैट्स वाई कि वो लोगों को एंगेज तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो है जीडीपी में उतना ग्रोथ नहीं है। तो आप देखेंगे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो कि लोग उसमें वर्किंग दिखाई तो देते हैं लेकिन वो अपनी कैपेसिटी से जो है क्या वर्क कम कर पाते हैं। इफ़ अ फ्यू पर्सन मूव आउट फ्रॉम द जॉब, अगर उनके उस काम में से कुछ लोगों को हटा दिया जाता है तो प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो वहीं जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उसमें साफ साफ विजिबल होता है कि व्यक्ति के पास वर्क नहीं है, लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ये विजिबल नहीं होता है। और ऐसी सिचुएशन जो है ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज़ में ही देखने को मिलती है। जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसमें देखने को आपको मिलेगी इस तरीके की जो सिचुएशन है कि जितने हैंड उसमें वर्क कर रहे हैं फार्म में एक्चुअली उतने रिक्वायर्ड नहीं है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्यों उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप अर्बन एरियाज़ में देखें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन इन द सर्विस सेक्टर
वेयर पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन जो हैं, इस टाइप के जो लोग हैं वो जो इस तरीके की और जॉब्स कर रहे हैं, मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, क्योंकि इस तरीके के लोगों को डेली वर्क नहीं मिल पाता है। लेकिन वो जो है इस तरीके की अर्बन एरियाज़ में इस तरीके की एग्जाम्पल को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन है वो साफ विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल होता है कि ही और शी इज़ नॉट अर्निंग, है ना, कि वो कुछ भी नहीं कमा रहा है। एंड द मोर ऑफ द पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड, द मोर इट विल इफेक्ट द प्रोडक्शन, और इससे उनका प्रोडक्शन भी इफेक्ट होता है। लेकिन डिस्गाइज में क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसमें व्यक्ति काम करते हुए दिखाई तो देता है लेकिन उसको वर्क जो है उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मिला हुआ नहीं है, तो इट इज़ हिडन। एंड यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि अगर उन लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जस्ट द कंडीशन इज़ अपोजिट। ओके, तो यहाँ पर जो है ये आपको समझ में आया होगा कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो जीडीपी में ग्रोथ अपना शेयर इतना नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखी जाती है ना। और जो लेकिन अपना जो है शेयर किस में, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में दे पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है क्या है वो अपनी कैपेसिटी से कम वर्क करते हैं, वो दिखते हैं एंगेज्ड, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और दूसरी वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं वो क्या है कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो भाई ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कुछ कंडीशन की जाए कि जिससे कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए, तो वो कैसे सिचुएशन वो पॉसिबल है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बार बार आपकी जो सब्जेक्ट है इसमें एग्जाम्पल दे दे के बार बार जो लक्ष्मी का एग्जाम्पल देकर समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करते हैं वो हम मेन पॉइंट का ऐसे डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है कि किस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा क्रिएट किया जा सकता है, जैसे लोगों की इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो बाय द प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, कि इससे क्या होगा कि जो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना, तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ क्या करेंगी कि इसमें लोगों जो है सेकंड क्रॉप जो है वो अपनी एवरी ईयर, इरिगेशन अगर प्रॉपर होगा, जैसे कि लक्ष्मी जो है किस पर, इसमें प्रेसिपिटेशन पर ही 2 फसलें ले पाती है, प्रेसिपिटेशन पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है ले पाएंगे। ठीक है, तो अब जो दूसरी सिचुएशन है उसको हम देखते हैं कि क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट जो है ऐसा भी कर सकती है कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं विल इनेबल फार्मर्स टू प्रोड्यूस सरप्लस क्रॉप्स। जो बेटर भाई इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करेंगी, सरप्लस जो है क्रॉप्स तो हो ही जाएंगी, है ना, जिससे क्रॉप्स लेफ्ट ओवर आफ्टर द फार्मर्स नीड आर मेड, यानी कि जितनी उनको ज़रूरत है तो उसके हिसाब से फिर वो उसको क्या कर पाएंगे, वो सेल कर पाएंगे, तो वो उनको प्रॉफिट होगा। तो दे मे रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू नियर बाई टाउन, वो वहीं ले जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट की नीड होगी, है ना। तो अगर और फिर गोडाउंस में उसको रखने के लिए भी ज़रूरत होगी, स्टोरेज फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की भी ज़रूरत होगी। तो गवर्नमेंट अगर इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देती है ना, मिनी ट्रक्स वगैरह ये सब इनको फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करा देती है, तो दिस एक्टिविटी विल प्रोवाइड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली फॉर द फार्मर्स एंड ये जो है अदर बट ऑल्सो दोज इन सर्विस सच एज द ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑल्सो, कि अगर जो है गवर्नमेंट क्या करे कि लोगों को इजीली जो है क्रेडिट की सुविधा अगर करा सके, जैसे कि आप देखेंगे कि द नीड्स ऑफ द फार्मर, कोई भी फार्मर ले लीजिए, जस्ट लाइक रामू, आर नॉट कम्फाइंड टू इरिगेशन फैसिलिटीज़ अलोन, अगर वो नहीं अकेले कर सकता है, तो फॉर प्रॉफिटेबल कल्टिवेशन
दे ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ से ही वो सफिशेंट जो है उसकी फसल प्रोडक्शन हो पाएगा। तो उसके लिए फर्टिलाइज़र, सीड्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स की, पंप सेट्स की, इन सब की उसको ज़रूरत होगी, है ना। तो इन सब के लिए क्या होगा कि दे नीड क्रेडिट। तो उसके लिए वो कहाँ जाते हैं, मनी लेंडर के पास जाते हैं। तो मनी लेंडर इन रूरल एरियाज चार्ज हाई रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द मनी बोरोड फ्रॉम देम। तो ऐसी कंडीशन में जो बैंक है वो क्या कर सकती है, रूरल एरियाज़ में अगर बढ़ा दी जाए तो ऐसे लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली सॉल्व की जा सकती हैं। तो क्रेडिट की जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो पुअर फार्मर कैन एक्सेस क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स of the interest from these banks, so they can use for the purchase of better seeds, implements, etc. Then can cultivate their land in a more efficient manner. ओके तो और क्या किया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज। अगर गवर्नमेंट जो है कोल्ड स्टोरेज टाइप की अगर सुविधा किसानों के लिए बढ़ा देती है तो उस सिचुएशन में जैसे फ्रूट्स, पोटैटोज़, अनियन, है ना, ये जो चीज़ें हैं उनको वो जब अच्छे दाम होंगे तब बेचने में सक्षम हो पाएंगे। तो इट विल हेल्प इन रेजिंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स। तो वो उसको उस टाइम तक के लिए होल्ड कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में जबकि उसके प्राइस अच्छे हो जाएं। तो फार्मर्स विच विल इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड विल इवन इनेबल देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। ओके अब जो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई और गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा सकता है टू प्रमोट दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोसेस लोकल प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं विच प्रोसेस local produce in rural areas should be identified and promoted. Okay, these industries will process vegetables, agriculture produce such as potatoes, sweet potatoes, and rice, wheat, tomato, fruits, etc. Now for sell in outside market, this will provide employment in these areas. ठीक है। तो और इसमें टू एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को भी अगर सेटअप किया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना, एंड जो पीपल रिसोर्स है वो भी हमारी तैयार हो पाएगी। इफ़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मोर एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, मोर बिल्डिंग्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ workers and other staff will be needed. A study conducted by the planning commission estimates लगभग इतना निकाला गया है प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि लगभग 20 लाख लोगों को जो है जो लोगों के लिए जॉब क्रिएट की जा सकती है सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर अकेले में, है ना। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो एक्सपेंशन ऑफ टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड न्यू सर्विसेज लाइक आईटी सेक्टर में अगर हम ये जो क्या स्कोप है इसका, तो अगर इन सबको जो है एक्सपेंशन किया जाए इनका तो ये क्या करेंगे कि लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उस कंसर्न एरिया में प्रोवाइड करा सकेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन की स्टडी के अकॉर्डिंग जो है 35 लाख यानी कि 35 लाख जो है एवरी ईयर एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को दिया जा सकता है। तो सिंसियर एंड क्विक गवर्नमेंट एफर्ट्स जो है लोगों के लिए और ज़्यादा इस तरीके की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा सकते हैं। गवर्नमेंट इस तरीके की पॉलिसीज़ को फॉर्म कर सकती है। तो इसी तरीके की पॉलिसीज़ में से एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं हम क्या कि नरेगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। नरेगा यानी NREGA, नरेगा 2005। नरेगा 2005 यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जो कि ये लॉन्च हुई थी 2006 में, ठीक है। और इसका 2009 में जो है इसका जो नेम है उसके आगे क्या लगा दिया गया, महात्मा गांधी का नाम जो है इसके आगे जोड़ दिया गया। यानी कि ये जो है अब क्या हो गई थी इसकी फुल फॉर्म, इसकी जो इसको हम क्या राइट करेंगे, MGNREGA। ओके, महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया 2009 अक्टूबर में।
ओके, तो हम ये देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों जो है इसको जो है क्रिएट किया गया। टू गिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु लिव इन रूरल एरियाज एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों की जो बेहतर लाइफ के लिए, उनको रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए इस योजना का, इस तरीके की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं की गई हैं। ऐसी पॉलिसीज़ को आपने पॉवर्टी एलिवेटेड प्रोग्राम के नाम से 9th में पढ़ा होगा। तो इसमें ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न्स हैं जो आप देखेंगे कि जो इसमें हैं। अब जैसे इसके प्रोविज़न्स हैं 2005 के, कि जो है लोगों को 100 डेज़ गारंटी जो दी जाएगी एम्प्लॉयमेंट की, और 1/3 जो जॉब्स हैं वो किसके लिए रिज़र्व की जाएंगी, महिलाओं के लिए रिज़र्व की जाएंगी। और अगर कोई भी व्यक्ति को, इफ़ एन एप्लीकेंट इज़ नॉट एम्प्लॉयड विद इन 15 दिन, जैसे कि वो अपनी जो रोज़गार ऑफिस में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उनकी जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर उनको 15 दिन के अंदर अंदर वर्क नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। द गवर्नमेंट हैव टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन of this scheme, and the scheme is to be extended to 600 districts and now it has been increased, है ना। तो इस तरीके की ये जो है इसकी जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू कैन लर्न। एंड इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी ऐड हो जाता है कि महात्मा गांधी का नाम इसमें कब ऐड किया गया था। अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी का नाम इसके साथ ऐड कर दिया गया था। ये कब लॉन्च की गई थी, एक्चुअली इस पर जो चर्चा हुई थी, इसको जो अडॉप्ट किया गया था, इसमें 2005 में हुआ था, लेकिन जब ये लॉन्च हुई तो ये फेब में 2006 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एंड नाउ वी विल डिस्कस ऑन डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स in next video, so watch in next video and